Hello students, today we will discuss very important topic, law of conservation of linear momentum. As you have studied about linear momentum. Linear momentum को हम रिकॉल कर लेते हैं. linear momentum को हम रिप्रेजेंट करते थे P और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता था मास इनटू वेलोसिटी. यानी लीनियर मोमेंटम को जनरल फॉर्म में हम डिफाइन करते थे क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी. हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस का यूज नहीं है, पर हाँ ये फॉर्मूला हमें यूज होगा. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है? इट मीन्स कि पूरे ही सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स या बॉडीज हो सकते हैं, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. सो व्हाट इज इट स्टेटमेंट? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम माने एक ऐसा सिस्टम दैट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम remains constant. इस डेफिनेशन को, यानी ये स्टेटमेंट है जो आपको लर्न करनी है, इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कहें तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी दो बॉडीज कंबाइन करती हैं, यानी कोलाइड करती हैं, यानी टकराती हैं, तो इट मीन्स यू कैन से टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन. टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू total momentum after collision. Total momentum after collision. It means, now let we prove. So for its proof we have to just prove here that momentum before collision is momentum after collision. For it let we consider two bodies A and B. Let MA is mass of body A and MB is the mass of body B. Let UA and UB are the initial velocities of A and B. Let forces are acting on the bodies. If we say let this is body A, this is body B, then when they just collide, so when they are moving in this direction and collision के बाद ये दोनों collide यानी meet कर गई. अब अगर collision के बाद ये किसी particular speed से move करती हैं, तो मान लो हम ये कहते हैं कि ये दोनों आगे move कर रही हैं UA and UB speed से. These are the initial speed. अब now when they collide, अब इनकी collision के लिए हमारे पास t टाइम के बाद ये collide करती हैं. collision के बाद जरूरी नहीं है उनकी speed वही रहे, तो हम ले लेते हैं VA and VB will be the final velocities of collision. तो यहाँ पर जब दो बॉडीज कोलाइड हो रही हैं तो फर्स्ट बॉडी A बॉडी B पर फोर्स लगाएगी और B बॉडी A पर फोर्स लगाएगी. तो इसके लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं FAB is the force. AB ये सफिक्स है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B. सिमिलरली FBA is force acting on B due to A. देखिए अगर आपको इस तरह से लिखने में दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होती है, तो आप इसकी जगह सिंपल यहाँ पर F1 और F2 भी ले सकते हैं. मैं इसको इसी तरीके से करके दिखाऊंगी. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अब देखिए हम कह रहे हैं कि जब फोर्स लगा तो फोर्स लगा किसी टाइम t के लिए. तो t इज द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स. अब फोर्स लगने का इफेक्ट क्या हुआ? बॉडीज की स्पीड चेंज हो गई. सो VA एंड VB बी द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी A एंड B, दैट इज आफ्टर कॉलिजन. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें स्टेप्स देखने हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशंस की है. ये क्या है? सिंपल डिनोट कर रहे हैं कि मास है बॉडीज का, उनकी इनिशियल स्पीड है, फोर्स लगा t टाइम के लिए तो उनकी स्पीड चेंज हो गई, तो हो गई VA VB. अब हम निकालेंगे let we are taking that initial momentum of both the bodies. So linear momentum of body A. अब A का इनिशियल यहाँ हम लिख देते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी. देखिए बॉडी का मास ma है और इनिशियल स्पीड u है, तो ua.
This is initial momentum of A. Similarly, initial momentum of body B, this will be mb ub, यानी दोनों का हमने इनिशियल मोमेंटम ले लिया. अब हम कहते हैं कि आफ्टर कॉलिजन, व्हेन द बॉडी कोलाइड, सो आफ्टर कॉलिजन फाइनल मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा, एम ए, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी ए एम ए वी ए, और फाइनल मोमेंटम ऑफ बी क्या हो जाएगा, एम बी वी बी. यानी हमने सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम से यहां पर इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडीज निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टेप यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो अब इसके बाद आपको स्टेप ध्यान रखना है, हम न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे. तो now as we know that there is change in momentum of body A, तो सबसे पहले हम निकालते हैं according to Newton's second law rate of change of momentum. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, rate of change of momentum is directly proportional to force acting on the body. तो सबसे पहले हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड चेंज इन मोमेंटम of both the bodies, change in momentum of body A. तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. हमेशा ध्यान रखना है, चेंज इन मोमेंटम हम ले रहे हैं तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी B, ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम एम बी वी बी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम बी यू बी. अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट का मतलब होता है कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम. टाइम कौन सा टाइम, टाइम टी फॉर विच द फोर्सेज आर एक्टिंग. तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, इसको कैसे लिखेंगे, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, और इसको हमने डिवाइड किया टी. अब इसको मैंने साथ साथ इक्वल कर दिया, दिस इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए. ए पर फोर्स लग रहा है एफ ए बी. सिमिलरली नाउ वी आर यूजिंग दिस स्टेप फॉर बॉडी बी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइड बाय टी. सो दिस विल बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए. सो ये दो स्टेप इंपॉर्टेंट है इसके डेरिवेशन में. अब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन. और मैथमेटिकल फॉर्म हम क्या लिखते हैं, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इज ऑपोजिट, इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू, नाउ यू विल पुट दीज टू वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. एफ ए बी की वैल्यू दिस वन, यहां से हम लिखते हैं इसको एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाय टी इक्वल टू माइनस, माइनस साइन तो रहेगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइड बाय टी. तो देखिए टी कॉमन है, कैंसिल किया. अब नेगेटिव साइन अंदर यूज करेंगे, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी. तो देखिए अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाले टर्म्स को एक तरफ लेंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए. सो ये टर्म हम इधर ले जाते हैं और ये वाली इधर आएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू, यानी ये वाली टर्म यहां से आई तो यहाँ पॉजिटिव क्योंकि ये नेगेटिव है. अब रिवर्स कीजिए, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी. सो ये कौन सा मोमेंटम है, देखिए ये फाइनल मोमेंटम है क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटीज यूज हो रही हैं और इसमें इनिशियल वेलोसिटीज यूज हो रही हैं. तो आप कहेंगे दैट मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, momentum after collision equal to momentum before collision.
टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। तो इसमें देखिए इस पूरे ही केस में जो हमने ये पूरा डेरिवेशन किया है, मेन स्टेप्स जो हमारे यहाँ से शुरू होते हैं इस केस में, कि इस बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जो भी बॉडीज हैं यानी उन्हीं दोनों बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो रहा है, उन्हीं दोनों बॉडीज पर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स एक्सटर्नल नहीं है। ए बॉडी बी पर लगा रही है, बी बॉडी ए पर लगा रही है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो अभी उसकी वजह से हमारे पास फिर हम यूज कर रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व। और एक और मेन जो हमने इनिशियल डेफिनेशन दी थी, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप देख रहे हो यहां पर कहीं भी किसी स्टेप में हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया कि मान लो एक बॉडी को आपने पुल किया है या कोई और एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, नहीं, दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, तो जिसको हम कहते हैं सिर्फ इंटरनल फोर्सेज, नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग। तभी इसकी डेफिनेशन में मैंने कहा था फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नो यू कैन से where no external force is acting, total momentum of the system remain conserved या constant, यानी momentum after collision equal to momentum before collision. So it means total momentum at every instant will remain to be conserved, to be constant.